अब ये हर रोज का होता जा रहा था। जैसे ही मेरे पति घर से काम के लिए जाते, मेरा पति का भाई यानी मेरा देवर मुझे बिल्कुल अपनी बीवियों की तरह ट्रीट करने लग जाता। मैं मुझे ये महसूस करवाना शुरू करता कि मैं इसकी बीवी हूँ। शुरू में तो मैं ये समझती थी कि ये शायद मजाक कर रहा है या फिर अपने भाई की नकल नकल उतारने लगा है, लेकिन वक्त गुजारने के साथ साथ मुझे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं चाहती थी मैं उन सब के बारे में अपने पति को सब कुछ बता दूं कि उनका भाई कितना बदतमीज है और मेरे साथ किस तरह का रवैया करता है, लेकिन मैं हर बार ये बातें सिर्फ सोच कर ही रह जाती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि कहीं उनको मेरी बातें बुरी न लग जाए, कहीं वे मुझ पर शक करने न लग जाएं, क्योंकि माँ हमेशा कहती थी औरत खुद ही मर्द के लिए दिल में शक पैदा करती है और इसका दिमाग इस तरफ डालती है। इसीलिए मैं अपने पति का दिमाग इस तरफ नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि मेरा देवर उनके आते ही मुझसे दूर हो जाता था। वह बिल्कुल इंसान बन जाता था, जैसे वह दिन भर मेरे साथ रहता था, मेरे साथ चिपकने की कोशिश करता था। मेरे पति के घर आते ही मुझे 10 फीट की दूरी बना लेता था। रात में वह बिल्कुल मुझे भाभी की तरह ही इज्जत देता था और दिन भर वह मुझे बिल्कुल अपनी बीवियों की तरह ट्रीट करता। मुझे समझ नहीं आता था ये क्यों ऐसा करता है। मेरी शादी मेरे पसंद के लड़के से हुई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं बिल्कुल परेशान होकर रह गई थी। मुझे नहीं पता था मेरे देवर मुझे इस तरह से क्यों परेशान करता है। वह रोज़ मेरे साथ यही करता है। आज उसने बदतमीजी की हद पार कर दी थी। मैं खामोश किचन में अपना काम कर रही थी और वह पीछे से आकर गले लगाने की कोशिश करने लगा था और मेरे साथ बदतमीजी भी करने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं इसके मुंह पर रखकर थप्पड़ मार दूं, लेकिन वह मेरे पति का पसंदीदा भाई था। वे अपने इस वाले भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कभी कभार मुझे ये ख्याल आता कि उनका भाई साइको है, लेकिन मैं खामोश रहती थी। मुझे यही कहते रहते थे, सुमन तुम मेरे भाई जैसे बेटे का ख्याल रखना, जिसकी वजह से मैं उनसे इनकी शिकायत भी नहीं कर पा रही थी। जैसे उसने आज मुझे पीछे से गले लगाने पर मुझे चूमने की कोशिश की थी, मैंने मुड़कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया था, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था इसका इस कदर बदतमीजी से मेरे साथ पेश आना। वह बिल्कुल बच्चों की तरह मुझसे कहने लगा कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है, मैं तो तुम्हें प्यार करना चाहता था और तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। भाई को आने दो, आज मैं तुम्हारी सारी करतूत बताऊंगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको क्या बोलूं। मैं सिर्फ इसको देखते ही रह गई और वह मुझे बोलकर घर से बाहर चला गया। मैं बिल्कुल सुन्न होकर के किचन में खड़ी हो गई थी। मुझे महसूस होता था जैसे मेरे जिस्म में जान नहीं रही हो। मेरे हाथ पैर बहुत बुरी तरीके से काँप रहे थे, क्योंकि मैं जानती थी वह अपने भाई का बहुत लाडला है। वह जो भी बोलेगा मेरा पति मान लेगा। मुझे अब इस बात का डर था कहीं कुछ उल्टा सीधा न करवा दे हम दोनों के बीच में। अपने और अपने पति के बीच कोई दरार नहीं चाहती थी, और जो हैसियत ये मेरे पति के लिए रखता था वह कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि मुझे तलाक भी दे सकते थे। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हाल में बैठी हुई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं इसका कत्ल कर दूं, क्योंकि हर आए दिन यही तमाशे हो रहे थे। कभी वह मेरे साथ कुछ करता, कभी मेरे हाथ पर हाथ रख देता, कभी मुझे गले लगाने की कोशिश करता, और जब मैं इसको मारती या डर से डांटती तो मुझे यही धमकी देता कि मैं आपकी बात भाई को बता दूंगा। आज मैं खुद भी अपने पति का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी। मैं चाहती थी मैं अपने देवर के बताने से पहले ही सारी बात अपने पति के कानों में निकाल दूं, लेकिन आज मेरे पति घर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इसी परेशानी में कब रात के 10 बज गए मुझे अंदाज ही नहीं हुआ। घर का काम भी वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। मुझे घबराहट इतनी हो रही थी जिसकी वजह से मैं आज कुछ भी नहीं कर पाई थी। मेरा देवर भी सारा दिन आज बाहर ही रहा था, घर में नहीं आया था। मुझे इसकी भी टेंशन हो रही थी, न जाने वह कहाँ चला गया था, वरना तो वह सारा दिन मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता था। रात में जैसे ही मेरे पति घर आए और घर की हालत देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मैं घर बहुत साफ सुथरा रखने की आदी थी और आज इस तरीके से घर को बिखरा देखकर वह परेशानी से बोलने लगे, सुमन ये सब क्या है, घर किस तरीके से हो रहा है, तुमने क्या सफाई वगैरह नहीं की। मैंने उनकी तरफ देखा और घबराई हुई आवाज़ में बोली, आपका भाई अगर मुझे कुछ करने दे तभी तो मैं करूँगी, मुझे परेशान करके रख दिया है। मेरी आवाज़ में उदासी थी। वह मुझे रोता हुआ महसूस करके एकदम ही मेरे पास आया और मुझे थाम कर बोले, क्या हुआ है, तुम्हें तबीयत ठीक है, और अमन कहाँ है, वह भी नज़र नहीं आ रहा है, सब ठीक है ना। वह अभी भी सिर्फ अपने भाई की ही परेशानी में आधे हो रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं परेशान हो गई हूँ आपसे शादी करके। जब से मैं ससुराल आई हूँ आपके भाई ने मुझे बिल्कुल परेशान करके रख दिया है। मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे आंसू सैलाब की तरह आंखों से बह रहे थे।
वह मुझे हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? सब कुछ बताओ। सारा दिन घर में ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरीके से रो रही हो? और अमन कहाँ है? मैंने नम आंखों से उनकी तरफ देखा और भरी हुई आवाज़ में बोली, आपका भाई हर रोज़ हर हद पार कर देता है और आज उसने बहुत बुरी हरकत की है। मुझे गले लगा रहा था। जैसे ही आप जाते हैं वह बिल्कुल मुझे बीवियों की तरह ट्रीट करने लग जाता है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं एकदम ही फट पड़ी थी। अपने पति के सामने बिल्कुल खामोश होकर मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे थे। उनका एकदम ऐसे खामोश से हो जाना मुझे अजीब से अजीब लगा था। मैंने उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से भरे लहजे में कहा, आप कुछ बोलना पसंद करेंगे? मुझे बाकायदा महसूस हुआ था जैसे वे मेरी आवाज़ से होश की दुनिया में लौटे हों। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि वे कौन है? तुम्हारा उनके अंदाज में काफ़ी ज़्यादा हैरानगी थी। मैंने खुद को झटका और उनकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है वह आपका भाई है और इस रिश्ते के हिसाब से वे मेरा देवर है। मैंने गुस्से से कहा। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, तुम नहीं जानती इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वह क्यों करता है ऐसा? तो मैं उनकी बात सुनकर हैरानगी से उनकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब जैसे वे मुझे बताने लगे। सारी बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। उनका एक एक लफ्ज़ मेरे ऊपर बम की तरह गिर रहा था। मैं बेयकीन निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी और मैं एकदम हैरान होकर कहा, क्या मतलब है आपका? और जैसे ही उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसकी मैं रामपुर की रहने वाली थी। मेरे घर में 4 ही लोग थे, मेरे माँ बाप और एक मेरी छोटी बहन। मेरा नाम सुमन है। मैं 22 साल की थी। मैं पढ़ाई करने के लिए मेरठ आई थी। वहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ किसी से भी नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा दोस्ती बनाना भी पसंद नहीं था। बहुत सारी लड़कियों ने मेरी तरफ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए थे, लेकिन मैंने किसी का भी हाथ नहीं थामा था, क्योंकि मुझे अकेले ही रहना बहुत पसंद था। मुझे ज़्यादा साथ किसी का भी पसंद नहीं था। मैं ज़्यादातर अपनी फैमिली वालों से भी इतनी बातचीत नहीं करती थी, यहाँ तक कि कोई मेरा हमराज भी नहीं था, मेरी खुद की बहन भी नहीं। मेरे उस नेचर की वजह से कोई लड़का भी मेरी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था, और अब तो लड़कियों ने भी मेरी तरफ आना पूरे तरीके से छोड़ दिया था। इस वजह से मैं बहुत खुश थी। मैं हॉस्टल में रहकर आराम से अपनी पढ़ाई कर रही थी। उन दिनों ही कुछ नए स्टूडेंट्स हमारी क्लास में दाखिल हुए थे और उनमें से ही एक मेरे पति भी थे। उनको देखकर मुझे एकदम अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। मुझे मेरा दिल चाहता था कि मैं उनके पास जाऊं और उनसे बातें करूं। वे बहुत खूबसूरत थे। काफ़ी लड़कियां उनकी तरफ आह भरी निगाहों से देखती थी और काफ़ी सारी लड़कियों ने उनसे दोस्ती करने की भी कोशिश की थी, लेकिन अपनी नेचर की वजह से मैं उनके पास नहीं गई थी और अपनी जगह पर बैठी ही रही थी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी आंखें बड़ी बड़ी थी। मेरा चेहरा दूध की तरह सफ़ेद था। हर लड़का मेरी तरफ अट्रैक्ट होता था और ऐसा ही मेरे पति के साथ भी हुआ था। और उन्हें सबसे अच्छी मेरी ये बात लगी थी कि मैं किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी, जिसकी वजह से वे मुझे बहुत गहरी निगाहों से देखते थे। मैं उनकी निगाहें अपने वजूद पर महसूस होता हुआ देखती थी, लेकिन कोई भी बात जाहिर नहीं होने देती थी। मैं जानती थी वे मुझे ही देख रहे होते थे, लेकिन मैं उनकी तरफ उस वक्त कभी भी नहीं देखी थी जब वे मेरी तरफ देख रहे होते थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। वे मेरे साथ बहाने बहाने से बातें करने लगे थे। कभी नोट्स ले लेते तो कभी कोई कॉफ़ी ले लेते। मैं महसूस कर रही थी कि वे मेरे में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन मैं जाहिर नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी यही उमंग थी कि वे मुझसे बातें करें, उनसे बातें करूं, लेकिन अपने नेचर की वजह से मैं किसी से कुछ भी नहीं बात करती थी, ना ही सामने से किसी से कुछ कहती थी। दिन गुजरते गए और हमारी क्लास के आखिरी दिन चलने लगे। वे मेरे पास आकर अब बाकायदा बैठने लगे थे। हम हल्की फुल्की बातें करते थे और इन्हीं बातों ने हमारी आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने ज़िंदगी में उनको अपना सबसे पहला दोस्त बनाया था, वरना मैं किसी से बात तक नहीं करती थी। और मैं ये नहीं जानती थी जिसको सबसे पहला दोस्त बनाऊंगी वही मेरी मोहब्बत बन जाएगा। दोस्ती कब हम लोगों की मोहब्बत में बदल गई, ये बात हम दोनों को पता ही नहीं चलता। शायद हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात बिल्कुल एक जैसे थे, जिसकी वजह से हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया था। क्लास पूरी होने के बाद मुझे अपने शहर वापस जाना था, लेकिन हम दोनों के दिल बहुत उदास थे। ना मैं वहाँ जाना चाहती थी, ना ये मुझे वहाँ भेजना चाहते थे। मेरे जाने के बाद हम लोगों की बातें मोबाइल पर होने लगी थी। दोनों आपस में बहुत बातें करते थे और इसी दौरान उन्होंने मुझे मोबाइल पर शादी के लिए प्रपोज कर दिया और मैंने बिना सोचे समझे उनके प्रपोज के लिए हाँ कर दी। कुछ वक्त बाद ही वे अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आए थे और उन्होंने मेरे लिए हाथ मांग लिया था।
मेरे माँ-बाप ने मेरी खुशी देखते हुए रिश्ते के लिए इनकार नहीं किया था, बल्कि उनका रिश्ता स्वीकार करके मेरी शादी उनके साथ बहुत धूमधाम से कर दी थी। मैं विदा होकर वापस मेरठ आ गई थी। ससुराल में सिर्फ मुझे अपने पति के माँ-बाप और उनका एक छोटा भाई ही नज़र आया था। उनका भाई 18 साल का था। वह देखने में बिल्कुल अपने भाई जैसा था। उसकी शक्ल मेरे पति से बहुत मिलती थी। मेरे पति ने मुझे पहली रात ये चीज़ बता दी थी कि उनका छोटा भाई और उनकी औलाद जैसा है। मुझे इसकी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे भाई का पलड़ा भारी है। मेरे लिए वह बहुत खास है। माँ बाप के बाद मेरे पास एक यही रिश्ता बाकी रहता है। अब तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में, तो तुम भी मेरी तरह ही इसका ख्याल रखोगी। मेरा दिमाग में ये बातें बैठ गई थी कि उनके लिए उनका भाई बहुत खास है और मेरे लिए मेरे पति बहुत खास थे। इसीलिए मैंने उनके भाई का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया था। शुरू के दिनों में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनका भाई मेरे बहुत करीब था, मेरी बहुत इज्जत करता था, निगाहें झुकाकर मुझसे बात करता था। मैं खामोशी से इसके आगे खाना रख देती थी और बहुत प्यार से इससे बात करती थी। मैं बिल्कुल माँ जैसा इसका ख्याल रखती थी, लेकिन इसके इरादे कुछ और ही थे। वक्त गुजरता गया और वह मेरे साथ ही फ्री होना शुरू हो गया। शुरू के दिनों में मुझे ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा ये नज़रअंदाज करना मेरे लिए गले की आफत बन जाएगी। वह मेरे साथ बहुत बदतमीजी करने लगा था। शायद वह मेरे पति को मेरे साथ बैठने उठने बातें करते प्यार करते हुए देख चुका था, जिसकी वजह से वह मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा था। उनके जाते ही वह मेरे साथ बिल्कुल मेरे पति की तरह बर्ताव करने लगता था। जिस तरीके से वे मुझसे प्यार से बुलाते थे, मेरा नाम को बहुत खूबसूरत अंदाज में लेते थे, बिल्कुल वह इस तरीके से ही करने लगा था। मैंने बहुत अजीब तरह से इसकी तरफ देखा था और मैं इनको टोका भी था कि तुम इस तरीके से मुझे मत बुलाओ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। लेकिन इसे ये कहकर टाल दिया था कि आप मेरी दोस्त भी तो हो। मैंने इस वक्त इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था और अपने काम में बिजी हो गई थी। अगले दिन यही सब चीज़ दोबारा हुई। जिस तरीके से मेरे पति मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगे थे, कभी कभार ऐसे ही वह मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगता था। मैंने इसकी तरफ उसे भरी निगाहों से देखा और उसे डांट दिया कि ये सब चीज़ अच्छी नहीं होती, तो अपना खाना खाओ। लेकिन वह इस कदर नाराज़ हो गया कि वह घर से चला गया, और घर से गया तो रात का वापस नहीं आया। और यही चीज़ मेरे पति को बहुत बुरी लगी। उन्होंने मुझे अगले दिन बहुत डांटा कि तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अगर वह तुम्हें प्यार से खाना खिला रहा था तो तुम इसका खाना खा लेती, तुम्हारा कुछ ज़्यादा तो थोड़ी। और ये मुझे बहुत अजीब बातें लग रही थी, क्योंकि मैंने इस तरीके का माहौल बिल्कुल भी नहीं देखा था। मैं सिर्फ अपने करीबी रिश्तों के साथ ही ज़्यादा फ्री होना पसंद करती थी। मैं जानती थी कि एक देवर और भाभी का रिश्ता आपका रिश्ता होता है, इस वजह से मैं इससे दूर दूर रहती थी। लेकिन वह मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश कर रहा था, और आज तो बहुत ज़्यादा ही हद हो गई थी। वह मुझे पीछे से आकर गले लगाने की कोशिश कर रहा था, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था, और मैं घूमकर एक जोरदार थप्पड़ इसके सीधे गाल पर दे मारा था। और ये बात इस पर इस कदर चुभी थी कि वह मुझे बातें सुनाकर बाहर चला गया था। मुझे डर भी लग रहा था अपने पति से, लेकिन मैं आज अपने पति का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आज उन्हें सब चीज़ साफ साफ तरीके से बता दूं कि उनके जाने के बाद उनका भाई मुझसे किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से मुझसे बर्ताव करता है। और जैसे ही वे घर आए और मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि आपका भाई मेरे साथ क्या क्या करता है, वह मेरी बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए, और उन्होंने मुझे बताया कि वे बीमार है, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वह मुझे हर वक्त फॉलो करता है, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे ही ये वह करने की कोशिश करता है। और इसने तुम्हें और मुझे देख लिया था इस तरीके से करते हुए, इसी वजह से वह तुम्हें अपनी बीवी मान रहा है। लेकिन मैंने उनकी सब बातें सुनकर यही कहा, तो फिर आप इसका इलाज क्यों नहीं करवाते हैं? क्या मैं पागल हूँ जो मैं इसके तरीके को बदतमीज़ या बर्दाश्त करूँगी? ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। वह मेरे लिए एक गैर है, और वह मेरे साथ किस तरीके से हरकतें कर रहा है आप खुद देखिए। अगर किसी की बीमारी का शिकार है तो इसका एक इलाज करवाएं, इसे अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं। ये बात सरासर गलत है। मैं ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बातें सुनकर मेरा पति उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगा। मेरा भाई बीमार है और तुम ऐसी बातें कर रही हो? वह कौन सा अपने होश में तुमको हाथ लगाता है? इस बेचारे का तो कुछ मालूम भी नहीं। वह तो जैसा मैं करता हूँ वह जो देखकर वैसे ही करता है। इसका दिमाग बच्चों की तरह है। तुम्हें इस बातों पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। अपनी पति की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैंने कहा कि वह एक जवान मर्द है, कभी भी इसके जज्बात भटक सकते हैं। मैं ना समझ कम अक्ल है, लेकिन मैं ना समझ नहीं हूँ, कम अक्ल नहीं हूँ। मेरे लिए वह मेरा दीवर है, गैर मर्द है। मुझे इसकी करीबी बर्दाश्त नहीं होती, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वह मुझे हाथ लगाए, मुझे छुए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
और आपको इस बारे में सोचना चाहिए। इसको आराम आराम से समझाएं, प्यार से इसे यही गलत का फ़र्क बताएं। जिस तरह हम बच्चों को समझाते हैं, आप बस यही सोचकर उसे कुछ नहीं कहते ना, और ना ही किसी को कुछ कहने देते हैं कि वे नॉर्मल नहीं है। आप हकीकत से नजरें ना चुराएं। इस बात को जब मैंने अपने पति से कहा तो मेरे पति को शर्मिंदगी का एहसास हुआ और फिर वे खामोश हो गए। फिर मैंने उनको प्यार से समझाया, आप जानते तो हैं, एक औरत के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसकी इज्जत होती है। वे जो मकाम अपने पति को देती है, वे किसी को और को नहीं दे सकती। आप नहीं समझते आपकी कॉपी करके किस हद तक चला गया है। वे कल को इसमें वह हद भी लाएंगे। तो जब मेरा पति बोला तुम सही कह रही हो, इसके मामले में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, शायद इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा ही छूट दे दी। तुम सही बोल रही हो, अब मैं इस पर नज़र रखूँगा, इसे प्यार से समझाऊँगा। और ऐसा ही हुआ, मेरे पति ने इसको प्यार से समझाना शुरू कर दिया, लेकिन वह बहुत ज़िद्दी बन चुका था। मेरे पति का समझाना बुझाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर वह अब मेरे पास आता, मुझे हाथ लगाता। पहले जो मेरे पति और बातों को इग्नोर करते थे, अब वह भी नोट करने लगे थे। इसकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। एक रोज़ मैंने मेरे पति से कहा कि आप अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लीजिए, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती हैं, ये मेरी बीवी है। ये सुनकर मेरा पति गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने इसको थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ पड़ते ही बोलने लगा और गुस्से से खुद को कमरे में बंद कर दिया। अब मैं अपने पति की तरफ देखते ही रही और वे शर्मिंदा से होकर अपने कमरे से चले गए थे। थोड़ी देर के बाद पति कमरे से आए और अपने भाई का दरवाज़ा खोलकर इससे माफ़ी मांगी और इसको फिर से समझाने लगे। और सोच लिया था अब इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे और इसका अच्छे से इलाज करवाएंगे। जब हम इसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर को सारी हकीकत बता दी, तो डॉक्टर ने यही कहा कि वह अपनी उम्र से 3-4 साल पीछे है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र से 4-5 साल पीछे होते हैं, जैसा कि इसकी उम्र तकरीबन 27 साल। लेकिन आप ज़रा गौर करें, इसका दिमाग 20 साल का हो गया है और एक 20 साल का लड़का हर चीज़ समझता है। बाकी आम लड़कों की तरह इसके भी जज्बात है। इसके जिस्म में भी सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि आम इंसान के जिस्म में होते हैं, और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। जैसे आप बता रहे हैं, वह बहुत ज़िद्दी बन चुका है। ऐसे बच्चों की अगर सही से देखभाल नहीं की जाए और उनको समझाकर उनकी हर चीज़ पूरी की जाए, तो बच्चे ऐसे ज़िद्दी बन जाते हैं। अपनी हर बात मनवाना, अगर कोई उनकी बात ना माने तो वे खुद को या अगले इंसान को नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करते, क्योंकि ऐसे बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कुछ गलती हमारे आसपास रहने वाले लोगों की और दुनिया की होती है, जो ऐसे बच्चों को चढ़ा कर पागल बना देते हैं। उनके लिए वैसे एक हंसी मजाक होता है, लेकिन वे नहीं समझते उनसे अगला इंसान कितना पागल होता जाता है। बेहतर यही होगा आप उनको उनके माँ बाप के साथ रखें और अपनी बीवी को किसी एक अलग जगह पर रख दें। जब से इसे नहीं दिखेगा तो धीरे धीरे इसको आदत पड़ जाएगी। मगर अब आप लोग एक ही घर में रहते हैं। डॉक्टर की बात से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और मेरा पति तो अजीब करिश्मा का शिकार था। ना वो अपने भाई को छोड़ सकता था, ना वह मुझे छोड़ सकता था, ना ही वह दोनों को एक जगह पर रख सकता था, क्योंकि वह खुद ही अपने भाई की हरकतें अपनी आंखों से देख रहा था। जब मैंने सोचा कि इस मुश्किल घड़ी में अपने पति को अकेला नहीं छोड़ूंगी, ना ही मैं इसको इतना ज़्यादा परेशान देख सकती थी, मैंने यही फैसला किया था हम एक ही घर में रहेंगे। और अब मैं खुद भी अपने देवर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी, इसे समझाऊंगी, इसे कहूँगी कि तुम मेरे भाई हो। मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किलें सही थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी थी अपने देवर की वजह से। मैंने इसको बहुत समझाया, इसको भाई की तरह ट्रीट किया। धीरे धीरे इसमें काफ़ी बदलाव आते जा रहे थे। वह मुझे अब बहन कहता था। मैंने इसे दोस्ती कर ली थी। मैं इसको अच्छी सी कहानी सुनाती थी, खाना बनाकर खिलाती थी, इसका ख्याल रखती थी, लेकिन एक तरीके से इसको अपने करीब आने से रोकती थी। वह बस इसी में खुश हो जाता था कि मैं अब इसे टाइम देने लगी थी, इससे बात करती थी, और मेरा पति ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वह हर वक्त मेरा शुक्रिया करता रहता था कि मैंने इस मुश्किल घड़ी में इसे अकेला नहीं छोड़ा और इसका साथ दिया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरा देवर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तब मैंने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, इसकी सेवा की। लेकिन शायद जिसकी ज़िंदगी आगे नहीं लिखी होती, वह इस बीमारी से लड़ कर एक दिन इस दुनिया से जा चुका था। वह हमारे घर का एक मेंबर था। मैंने इतने साल इसके साथ गुजारे थे। मेरे पति को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन मेरा पति तो जैसे टूट चुका था। हकीकत ये थी कि इसके ठीक होने की कोई असर नज़र नहीं आते थे, क्योंकि इसे कोई बीमारी थी। बचपन से अपनी उम्र से 5-6 साल पीछे था। ऐसे बच्चे वक्त के साथ बड़े होते हैं, लेकिन उनका दिमाग छोटा ही रहता है। वे कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं पाते, नॉर्मल नहीं लगते। वह अटक अटक कर बात करता था, इसका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। मेरा पति अब हर वक्त मेरा शुक्रगुजार रहता था कि मैंने इसके भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। आखिरी वक्त में मैं इसकी इतनी सेवा की, मैंने अपने पति का दिल जीत लिया था। अगर इस वक्त मैं इस जगह पर अपने घर से अलग हो जाती तो अपने पति के दिल से उतर जाती।
मैं रब का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे हिम्मत दी और हौसला दिया और बुरे वक्त में मैंने सही फैसला किया था। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब